नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया खबर। राजधानी लखनऊ से नई जानकारी और नई बातचीत के लिए हम चलते हैं डॉक्टर राजेश प्रजापति, MBBS के GMU लखनऊ, MS ऑर्थोपेडिक्स, जो हमें देंगे विशेष जानकारियां। आपको बता दें, डॉक्टर राजेश प्रजापति हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं। MBBS KGMC लखनऊ, MS ऑर्थो, BHU वाराणसी, MCH ऑर्थो सर्जन है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेट किए हैं जो इतिहास है। ऑर्थो को लेकर विशेष जानकारियां दी और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस संबंध में भी हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर से बातचीत की। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजेश प्रजापति जी, जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं और एक सीनियर डॉक्टर हैं। हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे ऑर्थो क्या है और ये बीमारी क्यों होती है, कारण क्या है, इसके बचाव क्या है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि तमाम ऐसे केस देखे गए हैं कि हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग परेशान होते हैं जी। तो किस तरह की बीमारी है ये, कैसे आती है, इसके बचाव क्या है और इससे कैसे प्रिकॉशन लेते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सूचना इंडिया परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जो आवश्यक ये विषय है कि हड्डियों की जो हेल्थ होती है, बोन हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और क्योंकि आजकल की जो हमारी जीवन शैली वो इस प्रकार से है कि हम ज़्यादातर फास्ट फूड लाइफ की तरफ जाते जा रहे हैं। हमारा जो जीवन है वो इस तरह से है कि हम जो फिज़िकल एक्टिविटी है हमारी, यानी कि जो दौड़ भाग होनी चाहिए थी, जो फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो काफ़ी कम हो गई है। तो इसका विपरीत प्रभाव हमारी हड्डियों की जो हेल्थ है, बोन की जो डेंसिटी है, उस पर पड़ रहा है। और ये प्रभाव ना सिर्फ हमें एडल्ट्स में मिल रहे हैं, यानी कि वयस्कों में मिल रहे हैं, बल्कि ये प्रभाव हमें छोटे बच्चों में भी मिल रहे हैं। और ऐसे छोटे बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, जिनके भारी बस्ते हैं, उनमें तो और ज़्यादा मिल रहे हैं। और वृद्धावस्था के लोगों में भी जो हड्डी की कमज़ोरी की वजह से जो चेंजेस मिलते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी दब जाती है या कई बार फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको अगर हम अपनी बोन हेल्थ पे ध्यान दें और सही तरीके से खान पान रखें, विटामिन डी का लेवल मेंटेन रखें, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे देखा गया कि तमाम ऐसे लोग दिखते हैं जिनकी उम्र नहीं होती है, लेकिन क्या है कि हड्डी के प्रॉब्लम से परेशान हैं, लगातार इलाज कर रहे हैं। तो उससे बचा कैसे जा सकता है, किस तरीके से, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हमारा शरीर, हमारा जो कंकाल का तंत्र है, हड्डी का ढांचा, यही हमें एक, जैसे हम बोलते हैं, जड़ प्रक्रिया से एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने शरीर को गतिमान कर सकते हैं। मोबिलिटी इज़ लाइफ जैसे बोलते हैं। ऐसी गाड़ी जो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कितने भी सुंदर पहिए हो, बहुत अच्छी ब्रांड की गाड़ी हो, लेकिन अगर वो चलती ना हो तो शायद कोई उसे ख़रीदना नहीं चाहेगा। हमारे शरीर का भी यही होता है। तो हमारे शरीर में हड्डियाँ हमें गतिशीलता प्रदान करती हैं, जिससे हम गतिमान हो सकते हैं और ऊर्जावान होकर कार्य कर सकते हैं और अपने और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार से हड्डियों की मजबूती को बना के रखें, क्या ऐसा खाएं कि जिससे हमारी हड्डियों की मजबूती बनी रहे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। देखिए, विटामिन डी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोगों को सही से पता नहीं है कि विटामिन डी हम नेचुरली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरा जो लक्षण मिलते हैं, विशेषकर जो एडोलेसेंस होते हैं या जो अभी युवा अवस्था में बच्चे जा रहे हैं, उनमें अगर विटामिन डी लेवल कम रहता है तो उनमें सब क्लिनिकल डिप्रेशन, यानी कि अवसाद, बच्चे अक्सर अवसाद में भी रहते हैं। उसका एक रीज़न विटामिन डी की कमी भी होता है। अगर हम छोटे बच्चों में बात करें जिनकी उम्र 1 से 5 साल के बीच में, तो उनमें भी बच्चा अक्सर यही बोलेगा कि जिस दिन ज़्यादा चल लेता है या ज़्यादा खेल लेता है, वो कहेगा अपने माता पिता से कि मेरे आप पैर दबा दीजिए, खासकर पिंडलियों को दबाने की बात करेगा। तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना चाहिए। और अगर वो लेवल 80 से कम है, अगर 80 से कम है, तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो रेगुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेनी चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते में जैसे छोटे छोटे कोटर होते हैं, थोड़े सेल्स होते हैं और सेल्स के बीच में छोटी छोटी दीवारें होती हैं, ऐसे ही हमारी बोन्स अंदर से हनीकॉम्ब पैटर्न में होती हैं।
जब ये बीच की दीवारें टूटनी शुरू हो जाती हैं तो ओवरऑल तो हड्डी का साइज़ वही है, लेकिन जब अंदर की दीवारें टूट गई तो जो छोटे छोटे कोटरे थे पहले वो मिल के बड़े हो गए, यानी कि कैविटी फॉर्मेशन हो गए। इसी को हम लोग ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, या जब दीवारें टूटनी शुरू हो जाती हैं यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। लंबे समय तक अगर ये अवस्था बनी रहती है तो हड्डी के अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज़, बीच की दीवारें टूट गई और छोटे छोटे जो कोटर थे वो बड़े बड़ी कैविटी यानी खोखला स्थान बन गया, तब ये हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारी माताओं और बहनें खासकर रजोनिवृत्ति के बाद जब उनका मीनोपॉज हो जाता है 40 से 45 साल की उम्र में, तब उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत होनी शुरू होती है। और अगर विटामिन डी कम है इस एज ग्रुप की महिलाओं का तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया और तेज़ी से होती है। इसीलिए हमने देखा है कि जोड़ों से संबंधित जो समस्याएं हैं, चाहे आप कमर दर्द की बात कर लीजिए या फिर आप घुटने की समस्या की बात कर लीजिए, ये जो हड्डियों से संबंधित समस्याएं हैं ये हमारी माताओं और बहनों में ज़्यादा इसीलिए मिलती हैं क्योंकि उनकी हड्डियों में इस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस पोस्ट मीनोपॉजल आते हैं। और साथ में प्रेगनेंसी के टाइम पे भी विटामिन डी की अगर सही खुराक ना मिले, प्रेगनेंसी के टाइम पे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि उस समय बच्चियों के जो हड्डियों का विकास हो रहा होता है उसके लिए भी जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी होता है, वो माता के शरीर से जाता है। तो यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे सही प्रकार से पोषण नहीं मिला है तो वो कमज़ोरी पहले से ही रही, साथ में हार्मोनल चेंजेस हुए 40 के अवस्था में आसपास, जैसे हम मेनोपॉज बोलते हैं, तो इन दोनों चीज़ों ने मिला के हड्डी पे सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव डाला। बोन की वो साधारण तौर पे नहीं होती है, तो खून जो भी हड्डी को मिलता है वो जो मांस उसके चारों तरफ चिपका है उससे रिस्क पे पहुंचता है। तो अगर आप मांसपेशियों की कार्य क्षमता या कार्य प्रणाली को कमज़ोर कर देंगे तो उनके अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अगर मांसपेशियों में खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह कम है तो जो पोषक तत्व हैं जो शरीर आपका अवशोषित कर रहा है भोजन से, वो हड्डियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल इनएक्टिविटी अगर है, आप ज़्यादा देर एसी में बैठ रहे हैं, तो ये आपकी हड्डियों को विपरीत प्रभाव डालता है क्योंकि आप अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर हो गई हों। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा देर बैठने वाला काम है, टेबल चेयर वाला, तो कोशिश करिए कि हर 45 मिनट पे या 90 मिनट पे उठ के आप खुद टहल आए। किसी चपरासी को पानी लाने से बोलने से अच्छा है आप खुद उठे, खुद जाके पानी लेकर पी गए, तो एक फिज़िकल एक्टिविटी का एक आपको बहाना मिल जाएगा। सर अक्सर देखा गया है कि सबसे पहले जो दिक्कतें आती हैं 40 की उम्र के बाद, वो पता चला पैरों में दर्द शुरू हो जाती है, तो क्या कारण रहता है उसका? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो काफ मसल पेन होता है, यानी कि जो पिंडलियों में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है या मांसपेशियों में जब दर्द होता है, मूलतः इसका कारण हमारी मांसपेशियों की कमज़ोरी होती है। और ये मांसपेशियों की कमज़ोरी जो होती है 2 वजहों से होती है। सबसे पहली, एक तो हमने उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया है, उनकी जो कंडीशनिंग होनी चाहिए थी, यानी जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दूसरा, विटामिन डी की कमी। WHO का एक सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया था कि लगभग 70 से 80% जो भारतीय हैं हमारे एशियन पॉपुलेशन, इसमें विटामिन डी की जो लेवल था वो स्टैंडर्ड लेवल से कम था, यानी कि डिफिशिएंसी पाई गई। और ये डिफिशिएंसी प्रमुख रूप से जो हमारी माताएं बहनें उनमें ज़्यादा पाई गई थी। तो विटामिन डी एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है जो आपको जो फूड सोर्स हैं, ख़ासकर दूध और दूध से बने हुई जो वस्तुएं हैं, छाछ हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इनमें मिलता है। और आपका शरीर भी उसको निर्माण कर सकता है अगर आप सुबह के वक्त की जो सन एक्सपोजर है, सूर्य की किरणें हैं, उसके सामने बैठें थोड़ी देर के लिए। या कुछ और भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मीट हो गया या डेयरी प्रोडक्ट हो गए, और उनमें भी विटामिन डी का लेवल अच्छा मिलता है। सर जैसे एक जानकारी हो जाती है कि शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई या शरीर कमज़ोर हो गया, तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, हम जब भी इलाज की बात करते हैं कि हड्डी अगर कमज़ोर हो गई तो उसका इलाज कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक असेसमेंट की ज़रूरत होती है कि हमारी बोन की डेंसिटी, यानी हड्डियों का घनत्व कितना है। घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच शहद, मात्रा दोनों की समान है, लेकिन शहद गाढ़ा होता है, आप उसको ऐसे पलटेंगे तो आराम से पलट नहीं पाएंगे, चिपचिपा रहेगा। घनत्व इसी प्रकार से होता है। नॉर्मली हड्डियों का घनत्व हम एक एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से मैच करते हैं, इसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं। डेक्सा स्कैन के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हड्डियों का घनत्व कितना है, और अगर हड्डियों का घनत्व कम है, विटामिन डी लेवल कम है, तो हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना होता है जिसमें कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त लगता है।
देखिए, हड्डी बनना एक सतत प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में हमारी सारी हड्डियां 2 से 3 साल के अंदर पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी होती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर की हड्डियों का भी हाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एल्डरलीज़ में हमारे जो माताएं बहनें बूढ़े लोग हैं या घर के जो वयोवृद्ध हैं, उनमें हमने देखा होगा घुटने अक्सर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं घिस के। इसका भी एक रीज़न यही होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। तो जो पेशेंट की तरफ से यानी कि किसी व्यक्ति की तरफ से हो सकता है वो ये चीज़ें हो गई। दूसरा खान पान हो गया। खान पान में आपको दूध और दूध से बनी हुई जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका सेवन करना चाहिए। कम से कम 1 गिलास दूध तो डेली लेना चाहिए। और अगर आप नहीं ले सकते हैं, किसी भी वजह से दूध पचा नहीं पा रहे हैं, तो दही का सेवन कर सकते हैं। उसमें भी दिक्कत है तो पनीर ले सकते हैं, उसमें भी दिक्कत है तो छाछ ले सकते हैं। यानी कि दूध के जितने भी स्वरूप हैं सब विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसी जगह पे है कि आपको दूध नहीं मिलता है तो आप मीट ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप सुबह के वक्त सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं उसको अपने शरीर पे पड़ने दें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आपका शरीर स्वतः विटामिन डी बना सके। अब अगर इन सब से भी बात नहीं बनती है और विटामिन डी का लेवल 30 से भी कम है आपके शरीर में, तो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन आते हैं, सस्पेंशंस आते हैं, जिसमें 6000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं लगातार 4 हफ्ते के लिए, और उसके 6 हफ्ते बाद फिर से विटामिन डी चेक करा सकते हैं। तो आप थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऑर्थो के डॉक्टर राजेश प्रजापति, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। ऐसी नई जानकारी के लिए फिर हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए नमस्कार। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक